हेलो, चलिए अब आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, सबसे पहले अपना इसका क्या समझेंगे, सिलेबस। जैसे कल लोग को आप लोग कह रहे थे कि 6 to 8 को, ऐसा नहीं है। अभी जो शुरुआत हुई है वो प्योर 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का, वही शुरू हुआ है। आपको जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू हो जाता है, होता है यहाँ से शुरू, लेकिन ये आपका सिलेबस नहीं है। हम उस दिन भी कहते हैं आपका सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत के राष्ट्रीयता के लिए, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुआ है बस वही आपको पढ़ना है। आपको मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा सिलेबस कहाँ से बनता है? 57 की क्रांति से। लेकिन 57 की क्रांति से एक कदम पीछे अभी हम पढ़ा रहे हैं। वजह यह है कि कोई कोई चीज जुड़ा हुआ है उससे, और उसको अगर हम छोड़ के जाएंगे तो फिर होगा, बात बनेगा? नहीं बनेगा। कभी भी आप देखेंगे कि एक कदम पीछे जाएंगे तो मजबूत जाएंगे, और डायरेक्ट कूद जाएंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। चलिए, तो आपका यहाँ ये सिलेबस है, लेकिन ये आपका सिलेबस नहीं है। यूरोपीय आगमन भी आपका सिलेबस नहीं है। स्वतंत्रता का उदय एवं बंगाल का अवध हैदराबाद, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, कब्जा। जब सिलेबस है तो थोड़ा सा टच उससे हो जाते हैं। कहावत क्या है कि जब जान पहचान हो और रास्ते में कहीं मिल गया तो टोक देते हैं ना, क्यों भैया की हाल चाल छिए, तो वही समझ लीजिए, वही सिलेबस है तो उसको थोड़ा सा टोक देते हैं कि भाई तू जग जा, हम तुमको पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक, अब आपका सिलेबस चौथा पॉइंट से मराठा एवं पेशवा, इसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। यहां से आपकी सिलेबस की शुरुआत होती है। जब यहां से आपकी शुरुआत होगी तो देखिए कितना सारा चीज पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है पहले यही जान लीजिए। क्या क्या आप कहिएगा सर जी 6 to 8 9 10, तो ऐसा नहीं है, सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही चीज पढ़ाते हैं। आपको हम रत्ती भर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। वजह यह है कि स्मार्ट स्टडी स्मार्ट अप्रोच, तब रिजल्ट आता है। अज्ञानी बनने जाएगा तो रिजल्ट होवे नहीं करेगा, इसीलिए ज्ञानी नहीं बनना। ये टॉपिक है 57 की क्रांति, भारत की अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश साम्राज्य, तो ये भी यहीं पर लेंगे। जनजाति और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन से इस बार क्वेश्चन आया था ना, सरदारानंद स्वामी वाला, और वो हम पढ़ाए हुए हैं। पीछे वाला जब आप कॉपी खोलेंगे, आप लेट से आए थे इसीलिए करे नहीं पढ़ाए, जो पीछे वाला बच्चे हैं वो खोल के देखेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको डायरेक्ट डिट्टो। 16 में से हमें ये कह रहे हैं 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 16 तो था नहीं इस बार, 14 13 था, 9 क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से उठ के आया। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इस बार हम ज्यादा मजबूती के साथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब पीछे बार जो पढ़ा दिए फिर उसी को रिपीट करें, तो पुराने बच्चे को थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि सर उसी बात को रिपीट कर रहा है। तो थोड़ा एक कदम पीछे, जब शेर एक कदम पीछे जाता है तो क्या होता है? दहाड़ लंबा होता है। और दरोगा का एग्जाम में देखे फिजिकल होता है, तो दूर से दौड़ के आते तब ना 12 फीट जंप कूदते हैं, तो हम लोग भी दूर के आएंगे तब ना सीटेट के बाद बीपीएससी पर कूदेंगे। बस इतना सोच रखिए। उसके बाद आपका सिलेबस क्या है? भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा विकास, समाचार पत्रों का विकास, 19वीं सदी की सामाजिक सुधार, और 57 के बाद का आंदोलन एवं विद्रोह। तो खांटी आंदोलन तो यहां से शुरू होगा। जैसे कहते हैं ना कि देहाती, तो हम है 1 नंबर देहाती, हम कोनो भेष में आपको मिल जाएंगे, गारंटी मिल जाएंगे, भैंसों चराते मिल जाएंगे कभी कभी रियलिटी है जो वो बता रहे हैं। कभी खेत में धान रोपते मिल जाएंगे, कभी गेहूं काटते मिल जाएंगे। उसी तरह ये सिलेबस होता है। अब आपको यहां से मेन सिलेबस पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, इसी में अधिवेशन पढ़ लेंगे, इसी में स्वतंत्रता संग्राम, इसी में उदारवादी, उदारवादी के बाद उग्रवादी एवं राष्ट्रवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी योग, स्वतंत्रता की ओर। जान लीजिए ये सब, नहीं तो आपके मन में भ्रम रहेगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, सब इसी में है। जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा तो सब इसी में टॉपिक सम्मिलित है। जहां संवैधानिक गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 57 के क्रांति के बाद ही इसमें आप आ जाएंगे। देखिए अब यहां से शुरू है, तो ये पिछले साल का है जो यहां से हम पढ़ाए थे। देखिए है ना वही चीज सब। तो हम लोग थोड़ा एक कदम पीछे, घबराइएगा नहीं। जैसे कई लोग कह रहे थे कि सर 6 to 8 को पढ़ाते हैं, 9 10 को नहीं, ऐसा नहीं है। 1 to 5 में जितना सिलेबस आपको उतना ही पढ़ाएंगे।
हम आपको बारात नहीं घुमा रहे हैं कि पूरा गांव घूम के जाएंगे तो बड़म बाबा के गोर लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम आपको उतना ही चीज पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। 6 to 8 के लिए इस बार अलग दायरा है, उसको हम अलग से इस बार पढ़ाएंगे, उसको चारों पढ़ाएंगे। देखिए जब हिस्ट्री पढ़ने जाइएगा ना तो इसका 4 पार्ट है। पहले देखिए प्राचीन भारत की इतिहास, उस दिन भी हम कहे थे कि इसको थोड़ा सा याद करिए। क्या है प्राचीन भारत का इतिहास, ये पहला होता है, यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। दूसरा क्या होता है मध्यकालीन भारत की इतिहास, इसको क्या कहेंगे एंशिएंट, इसको कहेंगे मिडिएव। अब आएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें भी आपका ये सिलेबस नहीं है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न, ये भी आपका सिलेबस नहीं है। इसमें एक टॉपिक दे दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आपको केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। आज तक यूरोपीय आगमन जो टीचर या कोई पढ़ा रहा है, हम पीछे बार भी नहीं पढ़ाए, हमको कहा कोई पढ़ाने, पीछे बार भी 5 गो बैच पढ़ा रहे थे टीआरई का, टीआरई 3 में नहीं पढ़ाए, कहीं नहीं पढ़ाए। कोई कहा भी तो कहे काहे पढ़ाए भाई, आज तक जहां से क्वेश्चन आया नहीं उसको हम आपका समय क्यों बर्बाद करेंगे। तो हम भी पढ़ा सकते यूरोपीय आगमन, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां से जो चीज आएगा तो हम कर लेंगे। कैंसिल हुआ था एग्जाम, कैंसिल हुआ था ना उस समय, देखिएगा जो री एग्जाम जो पहले कैंसिल हुआ था उसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था, लेकिन इस बार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपके पास दिमाग है तभी सॉल्व होगा, अगर दिमाग नहीं है तो। इसीलिए कभी भी क्लास में आते हैं तो टीचर का बात ध्यान से सुनिए, टीचर पर कभी प्रेशर मत बनाइए, टीचर को जो पढ़ा रहे हैं टीचर पर विश्वास करके पढ़िए और वो एग्जाम में आएगा। कि वजह होती है ना, हम लोग अगर एक का भविष्य खराब करेंगे तो एक के साथ 40 बैठा है, ऐसा 3 गो बैच है तो 40 दिया कितना हो गया 120, तो सबके साथ तो धोखा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है केवल एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अभी आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ है और यहां से 57 की क्रांति, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से आपके सिलेबस में क्वेश्चन उठ के आती है वहीं से हम आपको क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं। सारे डाउट क्लियर, डाउट क्लियर हो गया ना। एक आएगा इसमें विश्व का इतिहास, तो आपको ये जो 6 to 8 देंगे या मान लीजिए 9 10 देंगे, उसको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको केवल इतना पढ़ना है, इसका भी 20% आपको छोड़ देना है। 60% होगा ना मान सकते हैं, या 100% मान लीजिए, तो 100% में से इसका 20% आपको क्या करना है छोड़ देना है। पहले देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है स्मार्ट स्टडी में, स्मार्ट अप्रोच में, जितना पहले एग्जाम में आ रहा है अभी तक जितना टॉपिक आया है पहले उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका एक हेजिटेशन खत्म कि मेरा एग्जाम में क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, इतना तो टेंशन फ्री हो गया ना कि हमारा अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे, बना देंगे नहीं, तो वो टेंशन को दूर कर लीजिए। उसके बाद आपको जितना पढ़ना है कहिए ना, सब पढ़ा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सारा डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को ना कि नहीं हुआ, अभी भी है तो कहिए। चलिए हम कल क्या पढ़ा रहे थे, यही ना, महलबारी तक हो गया था, रैयतबारी हो गया था। चलिए महलबारी रैयतबारी कंप्लीट था। चलिए तो एक बार जरा से याद करते हैं पुराने बातों को, तब जाके हम लोग चलेंगे आगे। हमको ये बात बताइए कि जमींदारी पर था, सबसे पहले किसानों के ऊपर कितने प्रकार का टैक्स लगाया जाता था, कितने प्रकार का, गेट शटअप 3 प्रकार में जमींदारी प्रथा ही बाद में 10 वर्ष बाद क्या हो गई अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद महलबारी पर था, ये भी किसके ऊपर, किसान के ऊपर। उसके बाद कौन व्यवस्था, चलिए रैयतबारी व्यवस्था। अब एक एक करके चलिए, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन किया, अब ये भूल गया, कौन किया था, हाँ इसको याद कर लीजिए एक बार। लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में किया था। कौन किया था, 1793। इसका सहयोग कौन किया था, चलिए ये 10 वर्ष बाद किस में बदल गया, कौन व्यवस्था, जमींदारी प्रथा किस में बदल गई। अब यहां क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जो जमींदारी व्यवस्था से अस्थायी बंदोबस्त में बदल गई। अब 4 को स्टेटमेंट यहां दे देगा, तो हमको याद होना चाहिए कि अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्ष बाद किस में,
जमींदारी किसमें? अस्थाई में। और अस्थाई पहले क्या थी? जमींदारी। चलिए अगला कौन? जमींदारी प्रथा। किसान क्या करते थे? जमींदारों को जमीन दी जाती थी और जो किसानों क्या कर ब्रिटिश सरकार को देता था। ठीक। महलवारी प्रथा कहां कहां चलती थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब के बाद हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद कहीं नहीं। अब क्या है? महलवारी व्यवस्था में क्या थी? तो लोगों का समूह अर्थात क्या कर, सुनिए, महलवारी लोगों का समूह अर्थात लोगों का समूह टैक्स लेकर जाते थे, अंग्रेज लेने आते नहीं थे। इसमें लोगों को देना पड़ता था। जैसे आप देखिएगा गांव घर में बटाई खेत करता है, हमने 12-13 कट्ठा दे दिए हैं, नहीं सकते हम लोग, तो वो क्या करता है? पूरा उड़ा सारा चीज कर लिया और लास्ट में 2 बोरा धान दे के जाएगा, कहेगा ये आपका हिस्सेदारी होगा। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इसकी शुरुआत कब होगी? किसके द्वारा? उसका सहयोगी और कौन? तो यहां एक चीज बताए थे कि सती प्रथा का भी अंत विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो उसमें समय कौन? तो ब्रह्म समझ के राजा राम मोहन राय क्या किया था? सपोर्ट किए थे। चलिए अब क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब चल रही थी? कहा? 12 महल कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और कौन शुरुआत की? रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत कब? इसके बाद कहां? पहले तो 12 महल। अब देखिए सुनिए, अब क्वेश्चन यहां कैसे कहेगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल के बाद किस जगह शुरुआत हुई थी? यह कहेगा कि मद्रास के साथ साथ, बंबई के साथ साथ या असम के साथ साथ महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर चलता था? क्वेश्चन को लंबा करना अपने हाथ में। एग्जाम देखिए, एग्जाम इसलिए होता ही है कि आपको कंफ्यूज करे। अगर एग्जाम इसलिए होता है कि आप पास कर जाए तो एग्जाम होता ही नहीं। एग्जाम अगर इसके लिए एग्जाम कराया जाता कि आप पास हो जाते तो एग्जाम होता, सब पास हो जाता। मैट्रिक इंटर में सब पास होता है? नहीं होता है। इसलिए उसको बोर्ड एग्जाम का है। बीपीएससी सबको अगर नौकरी दे दे, पॉसिबल है? इसीलिए उसमें से कुछ गिने चुने व्यक्ति, और उसमें से भी जो मेहनत के साथ दिमाग लगाएगा वही आजकल सफल हो पाएगा, और जो मेहनत के साथ दिमाग नहीं लगाएगा फिर समस्या है। चलिए अब क्या है? 1820 में इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो टॉमस मुनरो के द्वारा यह अस्थाई कर दिया गया। रैयतवाड़ी प्रथा मतलब अस्थाई का मतलब परमानेंट। क्या कर दिया गया? अर्थात पूर्णतः इस प्रथा में किसान स्वयं अपना क्या करेंगे? कर देने जाए। अब यहां से ब्रिटिश विस्तार होगा। बेस इनफ्लिन राइफल मंगल पांडे। तो हम लोग चलते हैं, आप लोग ये सब हो गया, बता दिए हैं। यह है 57 की क्रांति। चलिए क्या मतलब कुछ भी? चलिए अब ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है? आपको दुनिया का कोई भी चीज चाहिए हम देंगे, हम लिखाएंगे भी, हम आपको नोट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिमाग से कोई बात को समझ जाना, ठीक है? हाँ ये तो हमारे बाबूजी का है भी, हमारे ये नहीं है तो हम लिखे। अब देखिए हम इतिहास हिस्ट्री का टीचर है, जो हमारे अब आप अभी का बात की है ना, तो अब हाँ तो अभी मेरा नहीं ना है, वो भी नहीं है, वो भी मेरे बाबूजी का है। हम अपने कुछ नहीं, जीरो। हाँ झोला लेके उठा के चल देंगे। चलिए अब आइए, जब 1857 देखे स्वान ध्यान से सुनिए, 1857 की क्रांति होगी। क्रांति जब होगी तो ये कालखंड इस समय 1857 रहेगा। इससे पहले आपने देखा कि किसानों के ऊपर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त, ये सारा चीज चलाया जाता था। और जब ये सारा चीज चलाया जाएगा तो 57 की क्रांति का शुरुआत का कई वजह बन जाएगा। और कई वजह में अब हम वजह जो पढ़ेंगे तो किसान का आर्थिक कारण हमने पढ़ लिया, आर्थिक कारण पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब हम आगे चलते हैं
तो हम प्रशासनिक कारण पर पढ़ते हैं या तत्कालिक कारण पढ़ते हैं। तो कई आदमी प्रशासनिक कारण या तत्कालिक कारण 34 बटालियन की टीम वाली बात कहता है। कितनी वाली बात? 34 बटालियन की टीम वाली बात। और टीम वाली बात जब जाएंगे तो यहां देखिए, कह रहा है कि 57 की क्रांति भारत की जनता में अविश्वास था। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, शोषित कर रहे थे, तब हमारे भारतीय जनता के प्रति क्या आ गया? असंतोष की भावना। जैसे अगर आपके गांव में आपको कोई दबाना चाहेगा, तो दबाना अगर चाहेगा, कहेगा ये जमीन हमर है, तो आप क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए आपका खेत है, दुनिया जहान कोई भी चीज है, अगर आपको कह दे ये मेरा है, तो आप कहेंगे तुम्हारा कैसे है? ये तो हम देखे हैं, ये हम बचपन से देख रहे हैं कि मेरा है, आज तो अचानक कैसे लेने आ गए? इसी तरह अलग अलग व्यवस्थाओं को चलते हुए भारतीय जनमानस को शोषित किया जाता था। और जब शोषित किया जाता था, इसी कारण से भारत की जनता में क्या क्या आ गई? तो अविश्वास की भावना आ गई। और अविश्वास की भावना के साथ साथ असंतोष की भावना भी धीरे धीरे क्या हो गई? अंग्रेजों के प्रति और अंग्रेजों के खिलाफ कैसे होते गया? बढ़ते गया। अब देखिए भाई, पति पत्नी का लड़ाई होगा तो एक के वो कारण होता है। पहला कारण की तो है तुम्हारे बाबूजी दहेज नहीं दिया, कहता है ना। दूसरा कारण क्या कहेगा? तुम पैसा नहीं कमाता है, हम कहां से रहेंगे, ये भी कारण हो सकता है। इसी तरह हर एक बात का एक कारण है। मोबाइल चलाते तो केवल आप क्या मोबाइल चलाने के लिए चलाते हैं? नहीं, उसमें अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। तो अलग अलग चीजों के लिए अंग्रेज हमारे प्रति अलग अलग बातों की अलग अलग व्यवस्था लगा दी। और जब ये अलग अलग व्यवस्था लगाया तो ये बउआ को ये नहीं पता था कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के रहने वाले। तो भारत के इंसान अंग्रेजों के प्रति यानी भावना धीरे धीरे बढ़ता गया। ये जो काम कर रहा है इसमें लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना अंग्रेजवा जो कर रहा है मेरे लिए वो सही। तो लोगों में क्या आ गया? सबसे पहले विश्वास की कमी। अब विश्वास जब भी आएगा तो लोग संतुष्ट होंगे। आपको ये नहीं भी पता रहेगा कि डीएन सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरा दिन क्या कहिएगा? ये मास्टर ठीक नहीं है, समय से नहीं आता है। तो क्या हो गया? विश्वास की कमी हुई कि नहीं हुई? इसी तरह अंग्रेज के प्रति विश्वास की कमी हो गई। अब विश्वास जब भी कम होगा तो असंतोष भी आ जाएगा। संतोष नहीं होगा, आपको कहेगा सब हमरे है। तो असंतोष की कमी किसमें आई? तो भारत की जनमानस में आई। यानी भारत की जनमानस का मतलब भारत की जनता। अब भारत की जनता आ गई, अलग अलग तरीका ये लगा रहा है। अब अलग अलग तरीका लगाया, इसी कारण से 57 की क्रांति हो गई। चलिए आगे आपको हम बता रहे, कह रहे आर्थिक कारण आपको हम बता दिए थे कि अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी और अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि चलाया जाता था। अब चलाया जाता था किसके ऊपर? किसान इससे अत्यधिक शोषित, क्या शोषित किया जा रहा है। यानी ये व्यवस्था जो लगाया गया, इससे कौन शोषित हो रहे थे? तो किसान। किसान कहां का जनता? किसान भी तो एक तरह का जनता है कि नहीं है? इसी कारण से भारतीय किसान गरीब होते गए। यानी इसको शोषण करके टैक्स लिया गया, और टैक्स लेने से क्या हो गया? गरीब होता गया। अगर आप ही को 10 रुपया 20, आज किसी को 10 रुपया दे दिए, कल किसी को 10 रुपया दे दिए, फिर परसों दे दिए, चौथा दिन खिसियाइएगा कि नहीं? कहे हर समय तुम्हारा पैसे की जरूरत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर कोई आदमी दोस्ते यार है, अगर मांगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सुनेगा, 5वां दिन कहेगा नहीं है हमारे पास। तो क्या हो गया? ये टैक्स दे रहे थे किसान, इसमें किसानों के प्रति असंतोष की भावना आई। और जैसे असंतोष की भावना आई तो ये अंग्रेज का क्या करने लगा? विरोध कर। ये भी एक कारण था। किस क्रांति का? 1857 की क्रांति। चलिए अब क्या है यहां देखिए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में कह रहा है कि सामाजिक कारण अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह, इस पर क्या लगाया था? यानी इस समय नरबली चलती थी? नहीं चलती थी। नरबली मतलब क्या? इंसानों को बलि देना। जैसे कहते हैं ना, हे काली मैया हमरे बेटा को नौकरी होते थे, खस्सी चढ़े हुआ। हमरे यहाँ एगो दुर्गा स्थान है उच्चैठ, समझे ना? तो हमरे घर के बगले में है, इधर एगो विद्यापति उगना महादेव है विस्फी में, तो हम लोग बीच में पढ़ते हैं। तो कहेगा कि हे बोला बाबा हमरो दिया, हमरा
घर में संपत्ति सुख दिया, तो 100 अगर आपको भोला बाबा दे तो दूसरे से मांगने जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये चीज है, इस समय नरबलि पर नहीं चलती थी बलि, जैसे आप खस्सी को देते हैं ना, उसी समय ये बलि दिया जाता था। और कुप्रथा था एक तरह का, काहे कि भैया एक जीव को आप मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? मार रहे हैं। अब मारने का कारण है ये कुप्रथा है, तो नरबलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिएगा? तो ये काम का भारतीय सपोर्ट कर दिया कि हाँ चलिए ये काम जो आप किए अंग्रेज अच्छा किए। उसके बाद क्या है? बाल विवाह। तो हाँ पहले बाल विवाह बहुत चलता था। हमारे दादाजी बता रहे कि हमारा बचपने में शादी हो गया। कहा हम 5 साल के थे तो शादी हो गया, हमको पते नहीं है। ए घुरन राजा, उससे थोड़ा कम इंगेज हो, बच्चा है घूमेगा पूरा, लेकिन आप पढ़िए। अब क्या है? तो बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि आप बाल विवाह नहीं होगा। और अभी भी हम लोग बाल विवाह का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमारी बहन हो, अगर कहे उसके 17 साल 16 साल में शादी करने, तो हम लोग मना कर देंगे। अभी भी हम सिस्टर का शादी किए, कम से कम 20 साल प्लस था उसका, तो एक एज होना चाहिए। तो उस समय इस पर भी प्रतिबंध, इस पर भी प्रतिबंध, और सती पर। तो आपको सती पर था तो पहले ही पता है कि 1829 में क्या हो गया था? खत्म कर गया था। किसके द्वारा? तब नहीं, विलियम बेटिग और डेविड हेयर के सहयोग से। किसने? राजा राम भी सहयोग किए। तो राजा राम मोहन राय भारतीय थे। कौन थे ये? अब भारतीय थे, तो इन्हीं के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यहां तक किसी दीदी भैया को दिक्कत? और जो दीदी लोग शादीशुदा है थोड़ा बच के रहना, ना तो जिया जी से झगड़ा लगा देंगे हम। खाली नहीं पड़ेगा तो देख लेना, सब अपना अपना जिया जी के नंबर देना। अब बताओ, आप मेरी बहन नहीं हो, ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो कैसे हो गया? अगर आप बताइए आपसे रिश्ता जुड़ा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली बीपीएससी पढ़ के भाग जाएंगे। जीवन में कभी भी कहिएगा तो एगो मास्टर बा पढ़ाया था, एगो भारती सर थे, एगो नायक सर थे, एगो कौन डीएन सर थे, एगो बीएम सर थे। नाम जुड़ा जुड़ा है। चलिए, सबका सहयोग से हम लोग क्या करेंगे? नौकरी लेंगे, और कुछ नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि जब लगा दिया गया तब विधवा पुनर्विवाह को लागू, जबकि इसी चीज को भारतीय समाज 57 के क्रांति के समय क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब इसकी विरोध कर रहे थे भैया, तो इसी के कारण हमारे भारतीय समाज क्या हो गए? अंग्रेजों के प्रति भावना किसकी आ गई? क्रांति की। और यही क्वेश्चन आया हुआ है 11-12 में, सेम लाइन उसके आया। कहा गया कि बताया 1857 की क्रांति में सती प्रथा, नरबलि और बाल विवाह पर प्रतिबंध था, तो निम्नलिखित में से कौन सा लागू कर दिया गया था? तो यहां याद रखना है कौन? विधवा पुनर्विवाह। कि विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिएगा। इसी में कहेगा कि विधवा पुनर्विवाह लागू करने से बताइए कहां की सामाजिक गतिविधि खराब हो गई? तो भारत की, क्योंकि भारत विधवा विवाह चाहता नहीं था। अभी भी हमारा समाज विधवा विवाह का क्या करता है? विरोध करता है कि नहीं करता है? अभी आपको गांव समाज में देखिएगा, अगर कोई मान लीजिए एक ओवर एज हो गया, 35-40 साल का कोई बूढ़ा है, और मतलब उसकी पत्नी डेथ कर गए, वो दोबारा शादी करा, तो पूरा गांव उसको क्या करता है? कहता फलनवा शादी किया, मतलब हीन भावना से उसको देखता है। तो यही चीज है, इस समय भी क्रांति जो हमारे समाज में हुई इसी कारण से हुई कि हमारा समाज जो है ना, वो विधवा विवाह को स्वीकारता नहीं है, अभी भी नहीं स्वीकारता। यहां तक किसी दीदी को दिक्कत, भैया को दिक्कत है? बोलो ना भाई साहब। नहीं समझ में आ गया? चलिए, अगला है प्रशासनिक कारण। अभी ये भी आपको बताए थे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या लाया गया था? हड़प नीति। हड़प नीति के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीति लाया जाएगा वो कौन नीति रहेगा? हड़प नीति की शुरुआत कब? तो 1848 के बाद 49 में कहां कब्जा किया? 48 में। तो सबसे पहले कहां कब्जा? सतारा में। हाँ, बस यही तो पकड़ना था। तो हम दोनों काहे लिखे? मतलब पुराना स्टूडेंट को नहीं पता है कि हम फंसाते हैं, पता है ना? तो ये क्या, ये क्यों लिखे हैं कि आपका जवाब क्या है? 48 कि 49? एग्जाम में क्या होता है? यही होता है भैया, ऐसे ये होगा कि बी होगा, कौन सती पर था, कौन पर? अच्छा हाँ, इसका 48 मार दिया, ठीक। घर आया तो 49 लिखा था मास्टर। ऐसे ही होता है। सेम जो कह रहे हैं, यू कैन फिल दैट इन एग्जाम। आप क्या करेंगे? एग्जाम में फिल करेंगे। आप इसी में घूमते रहेंगे कि ए बी सी डी,
ए बी दू को छांट लेंगे, कहेंगे ना ई नहीं होगा, कहेंगे एगो अलगे नाम रहता है, आ दूगो में दे देगा नजदीक वाला। अब नजदीक देते भैया इसको जानते कि इसको जानते, इसको जानते कि और लास्ट में जो आपका डिसीजन निकलेगा ना वो गलत निकलेगा। इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से कोई नहीं, पर कोई जाता ही नहीं है ना। चलिए, इसीलिए ये सब याद रखिए कि जब भी कहे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो कौन नीति लाया गया, हड़प नीति, तो हड़प नीति की शुरुआत हो गई। और शुरुआत होने के बाद 1849 में सबसे पहले किस पर, तो सतारा पर कब्जा किया गया। और सतारा पर जब कब्जा करेगा उसके बाद आपको लास्ट वाला 48 यहाँ क्या झांसी पर कब्जा करेंगे, और झांसी के बाद कहां करेंगे, कानपुर कब्जा करेंगे। और उसके बाद इलाहाबाद, तो ये बहुत सारा जगह है। चलिए ऐसा करे पीछे से सिक्किम, कोई बात नहीं। चलिए, अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया। इसके तहत कहां, सतारा, अवध, कानपुर, इलाहा, इस सब पर क्या कर लिया गया, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर क्या किया गया, अधिकार कर लिया गया। अब चलिए ध्यान से, थोड़ा यहां से स्पीड बढ़ेगा, कदर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, नहीं बढ़ाएं, छोड़ो नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया, 1857 की क्रांति। जैसे 57 की क्रांति होगा तो हड़प नीति आया, और हड़प नीति इस समय कब तक चलेगा, 1800, माइंड को हम समझा रहे कि तुम धीरे बोलो। हाँ अरे बोलिए ना। हाँ देखो, डाउट निकाल के अगर सर नहीं कुछ, एग्जाम में ऐसे ही कहेगा क्वेश्चन ए होगा कि बी होगा, नहीं कुछ, ऐसे ही करना तुम। ये देखिए, जितने मन के अंदर भ्रम और भरास है, जिस दिन आप क्लासरूम में निकालना सीख गए तो एग्जाम में क्वालिफाई करना सीख जाइएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट और एक टीचर का जितना डिस्कस क्लास में हो जाए उतना बेहतर है। क्योंकि आपके अंदर जब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, तो आप किसी भी गलत क्वेश्चन को भी बनाने जाइएगा ना तो आप सही कर दीजिएगा। कभी कभी सीटेट में देखे तुक्का मारते होइएगा, ABC स्टेटमेंट पढ़ लिए, नहीं पता है, पढ़ लिए कौन पॉजिटिव है, टैग वर्ड से मार दिए, चलिए ये आंसर होगा। करा देते हैं सर ऐसे लोग, सीटेट में सर लोग ऐसे ही कराते हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं। चलिए, अब 1856 तक जब चलेगा, इसी समय कानपुर में एक रहेंगे कौन, दो व्यक्ति, एक रहेंगे नाना साहब और एक रहेंगे तात्या। तो अगर कहेगा कि पहले कौन राज किया तो कहेंगे नाना साहब, और नाना साहब कानपुर का राजा होता है। राजा जब होगा तो इस समय हड़प नीति के समय इनका क्या कर देगा, पेंशन बंद कर दिए। अब पेंशन का मतलब क्या है, पहले जो राजा या रानी होता था या किसी का क्षेत्र पर अंग्रेज कब्जा करता था ना, तो उसको ऐसा करता था कि आपका क्षेत्र पर अधिकार मेरा रहेगा, सब काम मेरा होगा, आपका रिटायरमेंट अगर हो जाए, जिस तरह रिटायरमेंट कर सकते हैं, तो आपको पेंशन दिया जाएगा। जैसे अभी रिटायरमेंट के बाद मिलता है ना पेंशन, तो वही पेंशन दिया। तो इस समय क्या कर दिया, नाना साहब का पेंशन अंग्रेज क्या कर दिया, जैसे नाना साहब का पेंशन बंद किया ना, तो यहां अब होगा असमंजस वाली बात। अब कह दिया कि भैया अगर मान लीजिए कि नाना साहब का आज पेंशन बंद हुआ है, कल होकर अगर मेरा बंद हो गया तो नाना साहब का जैसे ही पेंशन बंद हुआ तो यहां सभी राजा अंग्रेज का क्या हो गए, विरोधी हो गए। अब एक नहीं, अब सब सोचने लगा कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आप देखे होंगे अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति लड़ेंगे। कानपुर से कौन, नाना साहब, उसके बाद कहां से बताइए, बेगम हजरत महल कहां से, लखनऊ से, उसके बाद अवध से, उसके बाद कहां रहेगा, झांसी से। अभी सबका नाम बताएंगे, रुक जाए अभी सुन लीजिए खाली। उसके बाद कहां से रहेंगे बताइए, पटना से कौन रहेंगे, पीर अली। उसके बाद कहां, आरा, आरा का पुराना नाम क्या है, साहबाबाद। अब पुराना नाम साहबाबाद है तो इसी को कहां, इसके जगदीशपुर, यानी आरा डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव था जहां के एक सुरवीर थे जिसको बायोवीर वीर कहा जाता है। कौन, किसको, और सबसे ज्यादा 57 की क्रांति में योगदान वीर कुंवर सिंह की ही रहेगा। अब हो गया, अब कह रहा है यहां कि इसी समय नाना साहब का क्या कर दिया गया, पेंशन बंद कर दिया। तब सभी राजा का मन में यह आ गया बात कि भाई देखो, आज अगर नाना साहब पर कोई चीज बीता है तो हो सकता कल मेरे पर बीत जाएगा, बीतेगा कि नहीं बीतेगा। आपके मन में असमंजस नहीं होता होगा कि इस बार बिहार जी के नहीं पूछा, कहीं अगला साल फिर नहीं पूछा,
कहीं फिर मन में आता हो कि कहीं पूछ दिया, इस बार बिहार जी के 1 to 5 में गोल कर दिया था, तो क्या होगा, असमंजस हो गया। जैसे ही एक राजा का पेंशन बंद हुआ वैसे ही सब राजा अंग्रेज का क्या हो गए, विरोधी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रशासनिक कारण हड़प नीति अगर नहीं समझ में आया तो कहिएगा। हड़प नीति का एक्सप्लेनेशन आपको कल ही दे दिए थे हम। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आया हो? कहिए ना, आए ना। चलिए ना होकर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? हे भगवान। अब है धार्मिक कारण। अब जरा देखिए, सब बात को हम सुना दिए आपको, केवल एक बार अब धार्मिक कारण में क्या होगा, तो आप एक चीज हम कल बताए थे, याद करिए। 1773 में कौन एक्ट याद है कि भूल गया? इसी में कहेगा सुमेलित करो निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कब आया। तो देखो दीदी लोग, इसको याद करो, भैया लोग याद करोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है। 1773 में रेगुलेटिंग, 1781 में सेटलमेंट और 1784 में, इन लोग को सुन के तुम लोग भी बोलो नया बच्चा। और 1781 के बाद एगो 1786 में आता है सेटलमेंट। उसके बाद कितना आएगा, 1793 चार्टर अधिनियम पहला। उसके बाद 1813। तो बस यही, रुकिए अभी। अब ये दूसरा चार्टर अधिनियम जिस समय आएगा उस समय अंग्रेज एक चीज का अनुमति दे देगा, ईसाई मशीनरी का। और ईसाई मशीनरी का आगमन की अनुमति मिल जाएगी। और जैसे आगमन की अनुमति मिलेगी तो अंग्रेज अब यहाँ क्या करेगा जरा बताइए। 1813 आ गया और 1813 में ईसाई मशीनरी का आगमन। और ईसाई मशीनरी क्या होता है, टूल्स वाली चीज होती थी। तो ईसाई मशीनरी को जब आगमन दे दिया गया, अब अंग्रेज इसके साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। अब बताइए, आपके घर में घुस के हम दाल भात चोरी करके खा ले, आप कहिएगा कि तू हम नहीं खाए, तो कैसा लगेगा आपको? तो अंग्रेज एक तो भारत में ईसाई मशीनरी का आगमन का अनुमति दे दिया, उसके साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। अब भारत में सब प्रकार का लोग रहता है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, कोई ईसाई है, और सब आपस में भाई भाई है। अब क्या हो गया, अंग्रेज कह रहा कि सबसे मेरा प्रिय धर्म क्या है, तो ब्रिटेन वाला या जो ब्रिटिश साम्राज्य वाला था वो ईसाई धर्म का खूब प्रचार कर रहा है और सबको कह रहा है कि ईसाई बनो। और जब भी अगर आपके कहावत क्या कि आपके घर में ही अगर हम भंडा फोड़े या कुछ कहे कि भैया तुम्हारे भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई, तो झगड़ा लगाना हो गया। तो ये चाहता था कि भाई ये लड़े, हिंदू मुस्लिम लड़े, क्योंकि फूट डालो राज करो, इसका नीति रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें तीसरा धर्म का ये प्रचार करेगा, और जब भी तीसरा धर्म का प्रचार करेगा तो फिर भारतीय समाज इसका क्या करेगा, तब अब क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण धार्मिक कारण है 1857 की क्रांति का। तो क्या कहेंगे हम? तो ये याद रखिएगा कि ईसाई धर्म का प्रचार करना क्या था, धार्मिक कारण था। और 1813 में कौन ईसाई मशीनरी का कहां आगमन मिली, भारत में। कहां मिली, भारत में। चलिए आप कहां हैं, इंडिया में? अच्छा देखो कह रहा भारत में, हम कह रहे कि आप कहां हैं, इंडिया में, तो कह रहे भारत में। चलिए अब धार्मिक कारण, अच्छा चलिए 1 मिनट होल्ड। यहां से धार्मिक कारण में किसी को कोई दिक्कत? जरा एक बार लाइन को पढ़िए। 1813 ईस्वी में ईसाई मशीनरी को भारत आने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। और इस समय अंग्रेज किस धर्म का, ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिसके कारण भारतीय समाज अंग्रेजों की क्या हो गई, विरोधी हो गई। अब अंग्रेजों का विरोधी मतलब भैया अब तेरा काम खत्म। लेकिन अभी कहां, अभी तो 47 तक लड़ना है, इतना जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा अंग्रेज। भाई देखो अंग्रेज जब पांव जमाया ना तो बहुत बेहतरीन तरीका से जमाया था। चलिए अब क्या है, तकनीकी कारण। तो 57 की जब क्रांति होगी तो ध्यान से सुनिए यहां जरा। अब 57 की क्रांति हो रही। अब हमको तकनीकी कारण, तो कल भी ये बात बताए थे कि तकनीकी कारण में आप याद रखिए कि रेल सेवा, डाक सेवा, और तो रेल से क्या संदेश ट्रांसफर नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। एक जगह से इंसान दूसरे जगह जाएगा तो कहेगा गांव के की हाल चाल छिए, तो कहे ठीक छिए, ये नहीं कहे। तो अब क्या हो गया, उसके बाद संदेश देने का कई तरीके थे। तो 57 की क्रांति का संदेश रेल सेवा से भी फैला, प्रेस सेवा से भी फैला, और किससे, डाक सेवा से भी फैलना
शुरू हो गया। अब हर व्यक्ति 57 की क्रांति से इंटरेस्ट है, हर व्यक्ति हर भारत के कोना में 57 की क्रांति से लोगों को क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये जितने कारण है सबको याद रखिएगा, क्योंकि कारण आपसे कभी भी लड़ सकता है। चलिए अब क्या, सैनिक कारण, यहीं से कहानी शुरू होती है। आज तक तो लोग यहीं से पढ़ाते हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे चल गए हैं। तो कितना आदमी मोने मोने 2-4 को गालियों देता होगा। गाली देने का मतलब नहीं होगा गाली देना, गाली देने का मतलब क्या हो गया, आशीर्वाद देना। वाह, चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिए, चलिए इसको इधर ही समझाते हैं। अब देखिए सैनिक कारण में क्या होगा, तो सबसे पहले भारतीय सैनिक की टीम थी, और सैनिक का टीम जो रहेगा तो अलग अलग, इसी को टीम को हम लोग बटालियन कहते हैं। अभी भी अगर आप सेना को देखेंगे, ठीक है, अभी भी आप किसको देखेंगे, सेना को, अगर आप सेना को देखेंगे तो सेना में बटालियन की कोडिंग होती है। जिसके घर में अगर जिसका भाई या कोई आर्मी होगा उसको पता होगा कि बटालियन की क्या होती, कोडिंग होती है। अब कहा कि भारतीय सैनिक को ना दाढ़ी रखने का अलाउ है, न मूछ रखने का अलाउ है, न बाला का पहनने का अलाउ है, न पगड़ी पहनने। अब बताइए कि आपके निजी जीवन से कोई मामला है और उसको हम छीन ले तो भैया खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी आज के युग में अगर किसी को कहे कि तुमको मोबाइल नहीं चलाने देंगे, कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कहेगा लाओ 5 घंटा तुम्हारे मोबाइल हम रखते, तो कहेगा भैया घर में आटा ना हो मोबाइल में डाटा होना चाहिए। आजकल तो वही सिस्टम है, मोबाइल में डाटा कंपल्सरी। एक दिन अगर डाटा खत्म तब माथा खुजलाएगा, कब रिचार्ज होगा, कब रिचार्ज होगा। हाँ, हम लोग तो 1 मिनट नहीं रह सकते, क्या कि इधर उधर करना रहता PDF वगैरह, तो हमको पता है कि किस तरह हो जाता है 5 मिनट में। ऐसा पढ़ लो, क्या कि BPSC में मास्टरनी बनना है ना, कि मास्टर बनना है, मास्टर बनना है, नहीं मैडम जी बनना है, तो क्लासरूम में मास्टर में। चलिए अब जब बटालियन की टीम रहेगी तो सेना को पगड़ी रखने का आदेश नहीं दिया जाएगा, और पगड़ी रखने का जब आदेश नहीं दिया गया तो लोग क्या हो गए, गुस्सा। इसके साथ कहा कि भैया बाला भी नहीं पहनेंगे। अब बाला उसी को कहते हैं जो कारा कहते हैं आप, जैसे हम पहने हुए ये वाला, ये भी कहा नहीं पहनने के लिए। उसके बाद क्या क्या, दाढ़ी और मूछ भी नहीं लगेंगे। दाढ़ी मूछ अगर नहीं रख रहे हैं भैया तो मेरा काम ही गड़बड़ करेगा कि नहीं गड़बड़। अब अंग्रेज को इस बात का डर था, कहा कि मंगल पांडे आगे क्या करेगा, हीरोज और बाज को गोली मार देगा। तो ये कहा गया कि सबसे पहले भारतीय सैनिक को दाढ़ी मूछ पगड़ी कारा ये सब पहनने पर क्या लगा दी गई, रोक। अब यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से सैनिक कारण पर कौन सी रोक लगा दी गई, या सैनिक पर कौन सा रोक लगा दिया गया। तो आपको इतना होना चाहिए कि दाढ़ी मूछ बाला कारा इस सब पर क्या हो गया, पहनने पर रोक। अब क्या हो गया, तो अब अंग्रेज के खिलाफ सैनिक भी हो गए। अब धीरे धीरे देखिए सब हम लोग एकजुट हो रहे, इधर समाज भी एकजुट हो गया, किसान भी एकजुट हो गया, उधर संदेश फैलाने के लिए नई नई सेवा शुरू हो गई, और इधर सैनिक हो गया। लेकिन राजा भी उधर हो गया, क्योंकि राजा का पेंशन भी क्या हो गया, रुक। अब यहीं से तत्कालिक कारण शुरू होगा, और यही महत्वपूर्ण कारण में से एक कारण है, क्योंकि सारे कारण धीरे धीरे बन रहा था। अगर एक बम बनाना हो तो बारूद भरते हैं ना उसमें, तो थोड़ा 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 करके भर दे। गाँव घर में कहता है ना कि बूंद बूंद तालाब भर जाता है, तो छोटे छोटे ज्ञान से क्या होगा, BPSC करेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलवे नहीं कर रहा है ना। मतलब आप लोग में एनर्जी है नहीं है, एनर्जी है नहीं कि BPSC को जाने। देखिए दिन में जितना बार BPSC कहिएगा उतना एनर्जी आएगा, और दिन में 1 बार नहीं बोलिएगा तो एनर्जी आएगा। जो आपका गोल है सबसे पहले उस गोल को 10 बार याद करिए, अभी नहीं अभी नहीं, माइंड में टारगेट करना कि BPSC का एग्जाम इस बार अच्छा से देना है। अगर ये बात सेट हो गया तो क्या हो गया, कहानी किसका खत्म, चैप्टर क्लोज। नहीं, देखिए एक पिता को जब देखिएगा ना कि बेटी का शादी रहता तो पूरा जीवन नहीं 2 साल पहले से सोचने लगता है, तो उसी तरह आप लोग भी सोचिए ना भाई, BPSC इतना छोटा थोड़ी ना है। इतना बड़ा। चलिए अब 1857 के तत्कालीन कारण में महत्वपूर्ण कारण को बताएंगे। तो अब सुनिए जरा, अब क्या कह रहा है कि बेस इनफ्लिन राइफल को बदलकर कौन लाएगा, तो सबसे पहले 34 बटालियन की टीम रहेगी।
और 34 बटालियन की टीम कहां? तो बैरकपुर। अब बैरकपुर छावनी तो उस समय किस प्रांत में पड़ता था? बंगाल प्रांत। और 1857 की क्रांति में बंगाल के प्रांत से देखेंगे, अगर बंगाल जैसा प्रांत अगर भारत में देखेंगे तो कुल 11 प्रांत था। कितने प्रांत था? कुल 11 प्रांत था। उसी में से सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल प्रांत। और इसी के कारण अंग्रेज कहेंगे कि हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। 1905 में इसी बार क्वेश्चन पूछा था। बताइए किस वायसराय के कालखंड में यानी बंगाल विभाजन रद्द किया गया और किस समिति के द्वारा पूछ देता था? अरुणदेल समिति। अब पूरा हम लाइनें लिखाए हुए हैं 1911 के अधिवेशन में कि अरुणदेल समिति के अनुसार 1911 और 12 में 11 में प्रस्ताव 12 ये से लिखाए हम वहां कि क्या कहेगा? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब बताइए वो जो डीपली पढ़ा होगा और उसको कहाँ नहीं लिखा है? 1905 में नहीं लिखा है। क्या है? 1905 में तो विभाजन हुआ, अब विभाजन होके बट गया, तो जब हटेगा तब ना हम उसको लिखाएंगे। तो हम उसको 1911 के अधिवेशन में लिखा दिए। अब बताइए जो इंसान 5 तक पढ़ के छोड़ देगा 11 के बाद जानेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आया। खाली बात को आप माइंड सेट करिए, कॉपी को बार बार पढ़िए, देखिए सब कुछ हो जाता है। अब यह 11 प्रांत में से सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था। ऐसी बंगाल में 34 बटालियन की टीम रहेगी। कहां? बैरकपुर छावनी में। अब बैरकपुर छावनी में जब रहेंगे, इसी का सेना का एक बटालियन बैरकपुर में मंगल पांडे रहेंगे। कौन रहेंगे? मंगल पांडे। अब कहा जाएगा, तो अब क्या कहा जाएगा? तो 29 मार्च को सेना में मतभेद होगा। ये एनसीईआरटी कहता है कि 29 मार्च को किसमें? सेना में मतभेद हो गया। और जैसे सेना में मतभेद हुआ तो कहा गया कि बेस इनफिल्ड राइफल को बदलकर, हिंदी में कहीं कहीं ब्रेस लिखा रहता है, याद रखिएगा। महेश बर्नेवाल के बुक में ब्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और बिपिन चंद्रा में भी बेस लिखा है, और इसका क्या है? एसके पांडे में ब्रेस लिखा हुआ है। और एक वो किताब हम खरीदे, 6 गो किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये ब्रेस या बेस दोनों बात क्या है? बराबर है। तो याद रखेंगे बेस इनफिल्ड राइफल को इनफील्ड राइफल को बदल कर, यह एक प्रकार का क्या था? राइफल था। राइफल कहिए या कारतूस कहिए, क्या कहिए? राइफल कहिए या कारतूस। तो इस राइफल और कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो बेस इनफील्ड राइफल को बदल कर कौन सा राइफल लाएगा? इनफील्ड राइफल। अब दोनों है राइफल ही, लेकिन नाम क्या होगा इसका? चेंज। और ये जो बनता था ये भारत का नहीं था। बेस इनफील्ड राइफल क्या था? भारत का नहीं था। लगभग दोनों उसी तरह था। उस समय का जो भी कारतूस आता था ना, तो ऊपर वाला गोली या पार्ट मुंह से ही खोला है। शोले मूवी नहीं देखे हैं? ट्रिगर को ऐसे कैसे करता है, ऐसे घुमाता रहता है। तो पहले इससे पहले कुछ पहले शोले मूवी में बम फेंकता है तो देखते ऐसे नोचता है, बराम फेंकता है ना। अरे देखो शोले मूवी नहीं देखा है, कालिया सुधर जाओ, नहीं तो फिर देख लो। अभी हम देखबे नहीं किए हैं तो हम भी तो किताबे के बात ना कहेंगे। हाँ, बेस इनफिल्ड राइफल को जो बदला जाएगा इनफिल्ड राइफल है, यही मुंह से खोलने के लिए कहा जाएगा। और जब मुंह से खोलने के लिए कहा जाएगा तो इसमें एक अफवाह उड़ेगी कि गाय और सुअर की क्या की गई है? चर्बी यूज की है। तो आपको उस दिन बताए थे, कल भी बताए थे कि गाय हिंदू धर्म में क्या होता है? माता माना है। उसी तरह मुस्लिम धर्म में सुअर को कोई ना कोई माना जाता है, इन्हें हराम माना जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर माइंड डाइवर्ट कर दिया। चलिए इधर आइए। सबसे पहले याद करें 34 बटालियन की टीम कहां? अच्छा, खा पी के नहीं आया है? जो सब नहीं खा पी के आए तो हम अभी ऑफिस में बैठ के खाए हैं, तो समझ लो तुम लोग। बोलो, याद होगा क्या हुआ गुड़िया? बैरकपुर छावनी कहां था? बंगाल में। और कितनी बटालियन की टीम? 34वीं बटालियन की। अब इस बटालियन को बेस इनफिल्ड राइफल को बदलकर कौन राइफल लाएगा? इनफिल्ड राइफल लाएगा। इनफिल्ड राइफल में किसी एक अफवाह क्या उड़ी? क्या अफवाह उड़ी? गाय और सुअर की। गाय और सुअर का जब चर्बी यूज किया गया है तो ये कारतूस को चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और जैसे ये कारतूस को चलाने से मना कर दिया जाएगा तब क्या करा जाएगा? आधिकारिक दबाव बनाया जाएगा। अब गाय और सुअर की चर्बी लगी है, इस कारतूस को चलाने से क्या कर दिया? तो 34 बटालियन की टीम में से एक रहेंगे कौन? मंगल पांडे।
अब मंगल पांडे क्या कर देंगे, मना कर देंगे। अब मना जैसे करेंगे तो भैया मना करने के बाद इसके ऊपर आधिकारिक दबाव बनाए, यानी जोर जबरदस्ती। जैसे आप खाना नहीं खाएंगे तो मम्मी कहे खा लो, जोर जबरदस्ती हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी जाते, मेरा इतना उम्र हो गया, हम 1 बजे से पहले नहीं खाते, कभी नहीं, मतलब हम 12 बजे से पहले दिन में कभी कुछ खा ही नहीं सकते, आदत सी हो गई है, ठीक। तो हमारी मम्मी 10 साल ही कहेगा खा लो, तो ये जोर जबरदस्ती हुआ कि नहीं हुआ? हुआ जोर जबरदस्ती। इसी तरह बेस इन प्लेन राइफल को जब गाय और सुअर की अपवाह उड़ी की चर्बी यूज किया गया है, तब इसको चलाने से 34 बटालियन की टीम क्या कर दी, मना कर दी। और जैसे मना किया गया तब इसके ऊपर आधिकारिक दबाव क्या बनाएगा, आधिकारिक दबाव बनाने वाला सेना का लेफ्टिनेंट 2 व्यक्ति रहेंगे। एक रहेगा ह्यूज, कहीं ह्यूज लिख, सुनिए पहले ध्यान से, ह्यूज लिख के आता है, कहीं हीरोज लिख के आता है। हाँ, दोनों का नाम एक ही है। इसी में लॉ लगा देगा तो क्या कहेगा, रॉ लगा देता हीरोज, और ये भी है हीरोज, तो इसका ह्यूज कितना आदमी ह्यूज पड़ता है, कितना आदमी हीरोज। तो सेना का लेफ्टिनेंट रहेगा बंगाल में, एक हीरोज और एक बाज, और यही क्या करेगा तो 34 बटालियन के ऊपर आधिकारिक दबाव बनाएगा। और इसी संदर्भ में से एक मंगल पांडे रहेगा जो इसको चलाने से क्या करेगा, विरोध कर। अब जब विरोध करेगा एगो व्यक्ति तो सब ना विरोध करना शुरू कर देगा, और जैसे सब करेगा तो ये दबाव बनाए, कहेगा कि तुमको भैया ये गोली चलाना ही पड़ेगा। यानी बेस इनफ्लेंट राइफल को बदलकर जो इनफ्लेंट राइफल लाया गया है, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा। लेकिन 34 बटालियन की टीम क्या कर देगी, मना कर दे, क्या कर देगी, और तब इसके ऊपर आधिकारिक दबाव बनाया जाएगा। जैसे आधिकारिक दबाव बनाएगा तब मंगल पांडे वैसे ही हो गया गुस्सा, कहे हीरोज वाह तू क्या कहा है, अभी फिर से कहो तो कहेगा मंगल पांडे तुम हमको नहीं जानता, तुम्हारा हम लेफ्टिनेंट है। कहेगा कैसे लेफ्टिनेंट है, तू क्या कहा है, फिर से कहो। तो तुमको इनफ्लेंट राइफल चलाना होगा, अच्छा तो चल तुमको दिखाते हम। तो ह्यूज और बाज को क्या कर देगा मंगल पांडे, धुआंधार गोली से उड़ा देगा। और जब इसको उड़ा देगा तो भैया यही मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और 8 अप्रैल 1857 को क्या कर देगा, फांसी की सजा सुना दिया जाएगा। और ये कहाँ, यूपी बलिया के रहने वाले रहेंगे। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? तो भैया इसको बिना देखे याद करना है, और अभी बोलना है, देख लो एक बार, पूछ लो जिसको पूछना है, किसको पूछना है देख लो इसको, बहुत सूरत प्यारा है इसका, इसका नहीं मतलब बोर्ड का, जो बोर्ड में अक्षर लिखा है उसका। चलिए इतना समझ में आ गया, अब करेंगे, बताएंगे आप लोग कि नहीं बताएंगे? चलिए सबसे पहले सैनिक का रंग, तो सैनिक को क्या रखने का आदेश नहीं था, एक एक करके। दाढ़ी रखने का आदेश था, मूछ रखने का आदेश था, बाला पहनने का आदेश था, कारा पहनने का आदेश था, यानी कुछ भी नहीं था। और एक पगड़ी भी रखने का आदेश था, यानी इसके कारण अंग्रेज के कौन खिलाफ हो गए, तो सैनिक। किसके खिलाफ हो गए, सैनिक किसके खिलाफ हो गए, जैसे अंग्रेज के खिलाफ हो गए तो एक नया राइफल को लाया गया, और उस राइफल का नाम था कौन, पहले कौन राइफल, बेस इनफ्लेंट राइफल, और बदलकर कौन, इनफ्लेंट राइफल। कितनी बटालियन की टीम, कहां कहां, बैरकपुर। कहां पड़ता है, कहां पड़ता है, क्या अफवाह उड़ी थी, क्या अफवाह उड़ी थी, गाय और सुअर की। इसे चलाने से कितनी बटालियन की टीम मना कर दिया, कितनी बटालियन की टीम। तब आधिकारिक दबाव कौन बनाया है, हीरोज और बाज किस पर आधिकारिक दबाव बनाया, 34 बटालियन के। इसी में से कौन, मंगल पांडे ने किसको गोली मार दिया, किसको गोली मारा, ह्यूज। जब गोली मार दिया तो भैया इसको फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल। कहां के रहने वाले, क्या भूल पाएंगे, भूल के दिखाइए हमको। चलिए सैनिक को दाढ़ी रखने का आदेश था, मूछ रखने का आदेश था, पगड़ी रखने का आदेश था, बाला पहनने का आदेश था। तो किसके विरोधी हो गए, कौन विरोधी हो गए, बेस इनफ्लेंट राइफल को बदलकर कौन राइफल लाएगा, कौन राइफल लाएगा,
इसमें किसकी चर्बी यूज की गई थी? क्या अफवाह उड़ी थी? कितनी बटालियन की टीम? कहाँ? बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। कितनी बटालियन की टीम? आधिकारिक दबाव कौन बनाया? कौन बनाया? हीरोज और बाज क्या बनाया? आधिकारिक दबाव। कितने बटालियन टीम? सब खिसिया के गोली कौन मार दिया? किसको मार दिया? तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? अब मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले? यूपी। चलिए, बलिया यूपीए में पड़ता है। चलिए लिखना आप शुरू करिए। अच्छा, कहाँ आर्थिक कारण लिखा दिए थे ना? हाँ, कल सामाजिक कारण लिखिए ऐसे। ऐसा बहुत बात करती है, कपार फोड़ देंगे तुम्हारा। हम दोनों चीज दे देंगे, क्लास में लिखा दे रहे को पीडीएफ दे देंगे। वही समझा रही थी, हमको पता नहीं था, हमको भी वहां बैठना पड़ेगा। चलिए लिखिए सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, दिखाई दे रहा तो जल्दी जल्दी छाप सकता है, नहीं हम बोल दे रहे। चलिए लिखिए अंग्रेज, हेडिंग डाल लेंगे सामाजिक कारण। अच्छा, कल कहां तक लिखा था? एक आदमी कॉपी दिखाइए ना थोड़ा, बस लाइन पढ़ ले लास्ट वाला। सती प्रथा यहां तक हो गया था ना? अच्छा, सामाजिक, हाँ सामाजिक ही विस्तार में थे। चलिए ठीक है, सती प्रथा लिखाए थे ना? चलिए लिखिए सामाजिक कारण, हेडिंग डाल के लिखेंगे अंग्रेजों ने सती प्रथा नरबली, अंग्रेजों ने सती प्रथा कमा नरबली, अंग्रेजों ने सती प्रथा कमा नरबली कमा बाल विवाह, कमा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, पर प्रतिबंध लगा दिया, पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह, तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में, जिस कारण भारतीय समाज में एक नई क्रांति की भावना, भारतीय समाज में एक नई क्रांति की भावना आने लगी, जिसके कारण भारतीय समाज में एक नई क्रांति की भावना आने लगी। अगला लिखिए प्रशासनिक कारण। हड़प नीति लिखा दिए थे ना कल? कहां कहां कब्जा किया था ये सब तो लिखा दिए थे, इसको फिर लिखा है क्या? लिखिए लीजिए, इसके बहाने एक बार याद हो जाएगा। लिखिए हेडिंग डालिए प्रशासनिक कारण। लिखिए लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऐसे लिखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया, जिसके तहत एक ही बेंच पे लड़ाई कर रहा, 5-5 को बैठा हुआ है, हे भगवान। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया। इस नीति के तहत, अच्छा, जिसके तहत सतारा
रट के आएंगे कल से हम। जिसके तहत सतारा, अवध, सिक्किम, जितना याद है मन से लिखिए। तो आप लोग कितना लिख पाते हैं? जिसके तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सब लिख लीजिए। कथी खाई छिए यो? हाय देखो, हम छिए। जिसके तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया गया। जिसके तहत इत्यादि पर अधिकार कर लिया गया। चंदा का तबीयत खराब है क्या? कविता छुप के रहती है, काहे क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए बीच में। एगो राजा बाबू अभी नहीं किया। चलिए, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत किस किस पर? सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, सिक्किम आदि पर अधिकार कर लिया गया। इसका ट्रिक लिखिएगा तो लिख लीजिए। संझा, संझा, 100 और 17, तो पहला और लास्ट वाला दूगो याद रखना है। संझा, 100 और 17, और झोफोर, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कहले लिख लेने के लिए, बाकी सब याद रहेगा आपको। चलिए, यहां तक किसी दीदी भैया को दिक्कत? इसको करिएगा आउट 4 टीआरई 4। भूल गए थे ना इस बार? इस बार कहेगा भूल गए थे। इसको लिखिए बीपीएससी आउट। आउट का मतलब नहीं जाएगा, मतलब यही आएगा। हाँ, आउट 4 टीआरई 4, 4 कपार 4, 4 बीपीएससी 4, 5 नाच। हम बताते आज से याद कर ले। 3 3 2 2 छू, 3 3 फ्री, 4 कपार 4, 5 नाच। ना नवा 81 ना गले फांसी। यही देखो। अगला लिखिए धार्मिक कारण। पहले मैथ पढ़ाते थे ना 6 to 10 वाला को, तो हम ऐसे ही काटते थे। कौन वाला? अच्छा, एक कारण छूट गया था। हाँ लिखिए, इसी समय नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। हाँ, धार्मिक कारण में ही लिखेंगे। हाँ, प्रशासनिक में ही लिखेंगे। यही था ना, आप लोग हेडिंग को ध्यान रखिए। हाँ, प्रशासनिक कारण को ध्यान से, कोई छूटे ना, छूटेगा तो आपका नुकसान ना हो जाएगा। ये क्या हो? लिखिए ना, इसी समय नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। इसी समय नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। रुक जाइए, लिखिए धार्मिक कारण के पहले लिखेंगे इसी समय नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, जिस कारण सभी राजा विरोधी हो गए। जिस कारण सभी राजा अंग्रेज का विरोधी हो गए। जिस कारण सभी राजा अंग्रेज का विरोधी हो गए। जिस कारण सभी राजा अंग्रेज का विरोधी हो गया। हम तो आप लोग का विरोधी होंगे। कब? एग्जाम से 1 महीना पहले कूट कूट के विरोधी बनेंगे। इस बार फट्टा चलेगा, फट्टा याद रखिएगा। टीआरई 4 में टारगेट है सबसे ज्यादा रिजल्ट सार्थक क्लासेस से आना चाहिए, चाहे हम कहीं भी पढ़ाते वो अलग बात है। हाँ, एकदम फोड़ देंगे, कपारों फोड़ देंगे नहीं पढ़िएगा तो। चलिए अगला लिखेंगे धार्मिक कारण। क्या हुआ?
धमकी बाद में देंगे। अब यही तो बात है कि सर फोड़ने का मतलब हो गया सरे फोड़ना। धार्मिक कारण लिखिए 1813 में ईस्वी में ईसाई मशीनरियों को 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। अठारह सौ तेरह ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई और इस समय अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। अत्यधिक प्रचार करते थे जिसके कारण भारतीय समाज अंग्रेजों का विरोधी हो गए। जिसके कारण भारतीय समाज अंग्रेजों का विरोधी हो गए। ये लिखिए, आवाज नहीं जाएगा अब तक, अब छाप लीजिए इसको। सैनिक कारण, ये तकनीकी कारण, ये वाला लिखिए, ओ गणपति बप्पा मोरिया पढ़। लिखिए, रेल सेवा, डाक सेवा तथा प्रेस सेवा प्रारंभ होने से जाना है। यही चलिए लिखिए, अच्छा आप लोग मोबाइल में देख लीजिए गणपति बप्पा को, इधर करिए। रेल सेवा, रेल डाक सेवा तथा प्रेस सेवा के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश यू आर बुझिंग, समझ गए यो। हम कहें रेल डाक सेवा तथा प्रेस सेवा प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से
फैलने लगी। आगे लिखे सैनिक कारण। लिखे सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को लिखे सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी मूछ पगड़ी तथा काड़ा यानी बाला को पहनने पर रोक लगा दिया गया। रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जिसके कारण सैनिक जिसके कारण सैनिक अंग्रेज के खिलाफ हो गए। हो गया। अगला लिखे तत्कालिक कारण। 1 मिनट ने 2 मिनट रुक रहे हैं, उठा के पटक देंगे अभी ये। पुष्पा का डायलॉग सब भूल जाओगे, बीपीएससी का डायलॉग याद आ जाएगा। लो लगाएगा, पढ़ लिखे बीपीएससी का मास्टर नहीं बन जाएगा से वो नहीं सोचता पुष्पा का डायलॉग मार रहा है। पुष्पा भी वहां कैसे पहुंचा? वो मार रहा है, उसका तो अभी जमाना है, उसको भी कुछ पते नहीं है। और अभी शुरू हो रहा है। उसके जैसे है, करियर का चिंता नहीं है उसको, किस चीज की भी चिंता है। खाएगा पिएगा, अभी तक क्लासरूम में घूम रहा है। पुष्पा भी पुष्पा जो बना है ना, तो बहुत स्ट्रगल लगा होगा। ऐसा नहीं कि एक वो मूवी से वो फेमस हो गया। तो आप लेकिन एक वो एग्जाम से फेमस हो जाएगा अपने गांव में, खाली बीपीएससी पास कर जाइए। क्या? चलिए, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी मूछ पगड़ी बाला काड़ा पहनने पर रोक लगा दिया, जिसके कारण भारत से सैनिक। चलिए तत्कालिक कारण अब ना, चलिए लिखे तत्कालिक कारण, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। हाँ VVI कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। तब किस चीज का? दिमाग के लिए। दिमाग में रहेगा तब ना एग्जाम में रहेगा, बातें नहीं पूछता है। चलिए तत्कालिक कारण इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 57 की क्रांति का जैसे हेडिंग है उसे ही डालिएगा। तत्कालिक कारण, महत्वपूर्ण कारण 1857 की क्रांति। लिखिए, अंग्रेजों ने बेस इनफ्लिन राइफल के स्थान पर, अंग्रेजों ने बेस इनफ्लिन राइफल के स्थान पर अंग्रेजों ने बेस इनफ्लिन लगा लीजिएगा, बेस इनफ्लिन राइफल के स्थान पर कहीं कहीं ब्रेस इनफ्लिन लिखा रहेगा, कहीं ब्रेस फील्ड लिखा रहेगा, तो सब बात क्या है? बराबर है। याद रखिएगा इस चीज को। आजकल नया नया राइटर लोग किताब में छाप दिया कुछ हो। अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफ्लिन राइफल को लाया, इनफ्लिन राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ी कि, तभी यह अफवाह उड़ गई कि, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली,
हिंदुओं को दी जाने वाली हिंदुओं को दी जाने वाली हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल में, या ब्रैकेट में लिख लीजिए कारतूस, राइफल में ब्रैकेट में लिख कारतूस पर गाय की चर्बी लगी है, या गाय की चर्बी और मुसलमानों को दी जाने वाली पर सुअर की चर्बी लगी है। इसको सेम वर्ड छाप दीजिए, लिख लीजिए। सुनिए, हाँ हम बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने बेस इनफ्लिन राइफल के स्थान पर इनफ्लिन राइफल को लाया गया, तभी यह अफवाह उड़ी कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल में या के राइफल छोड़ दीजिए, राइफल पर कारतूस, क्या है ये, रुक जाइए तो, अच्छा रुक जाइए। हाँ, राइफल की कारतूस पर गाय की चर्बी और मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल पर या कारतूस पर, ये के को काट दीजिएगा यहां भी और वहां भी, कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है। अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख लीजिए ना, सेंटेंस को खुद भी अरेंजमेंट कर सकते, जरूरी नहीं कि छापेंगे, आपको अपना भाषा भी याद रहे, खाली इतना याद रखना है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, बस कहानी खत्म है। लिख लिया इस लाइन को, हाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली आटा में गाय और सुअर, सुगर नहीं लिखिए, सुअर, अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला दिया जाता था, जिस कारण से सैनिक में मतभेद हो गई, जिस कारण से सैनिक में मतभेद हो गई, जिस कारण से सैनिक में मतभेद। चलिए आज यहीं तक, कल आप मिलते हैं आपसे हम। ये बोले चलिए आज यहां तक हो गया।